हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। स्थिर वैद्युतिकी में हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, और उस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक था, और वो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कूलाम नियम। ओके, तो कूलाम नियम में हमने ये निकाला था कि कोई भी दो आवेश हैं और उनके मध्य जो बल लगता है, और वो बल हमारे पास होता है K Q1 Q2/R²। अब देखो, यहाँ पे बल का जो मान है वो हमें किसके रूप में दिया हुआ है? परिमाण के रूप में, यानी कि केवल इसका मान हम नहीं, इसकी दिशा हमें नहीं पता। तो कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में व्यक्त करके इस बल की दिशा निकालेंगे, यानी कि एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस कूलाम नियम के सदिश रूप से हम बहुत सारे, एक निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, उन आवेशों पर कुल एक आवेश पे कुल बल का मान निकाल सकते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश रूप। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। और कूलाम नियम का सदिश रूप देखो क्या कहता है, और यहाँ से हम बल की दिशा निकाल लेते हैं। कूलाम नियम का सदिश रूप। ओके, देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक निर्देशांक है, और वो निर्देशांक किस में लाई कर रहा है? एक्स और वाई। मेरे पास एक मूल बिंदु है O, और O से मैं एक आवेश लेता हूँ Q1, और Q1 जो आवेश है वो O से R1 स्थिति सदिश पर। स्थिति सदिश का मतलब क्या हुआ कि O से आवेश Q1 R1 दूरी पर, और दिशा जो है वो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? O से Q1 की ओर। तो इसको मान लेते हैं हम, ये कहाँ पे रखा हुआ है? बिंदु A पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह O से एक दूसरा आवेश हम लेते हैं बिंदु B पर, और जो कहाँ पे रखा हुआ है? R2 स्थिति सदिश पर। दोनों आवेशों की स्थिति हमारे पास आ गई, दिशा हमारे पास आ गई, O से हम A और O से हम B, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास Q2 आवेश। तो कूलाम नियम क्या कहता है? ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा। वही सेम कंडीशन हम ले लें, दोनों की प्रकृति है वो क्या है? सेम, यानी कि दोनों क्या है? धनात्मक। तो Q1 इस पे बल लगाएगा और Q2 इस पे बल लगाएगा, दोनों के बीच बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसका मतलब Q2 है वो इसके कारण प्रतिकर्षित होगा, तो इस पे बल लगेगा ये, और वो बल जो होगा वो उसको हम क्या लिखेंगे? F21। F21 का मतलब क्या है? 2 पर बल लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। इसी तरह Q2 इस पे बल लगाएगा, तो इस पे बल लगाएगा तो वो इधर की ओर होगा, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये आ जाएगा F12। इसका मतलब 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। ओके, अब देखो, इन दोनों बलों का मान निकालने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए। तो दोनों के बीच की दूरी के लिए देखो, हम यहाँ पर मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी जो है वो R12, या इसी को हम R21 भी ले सकते हैं। क्यों? देखो, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप का मतलब ये है, A से हम B जा रहे हैं या B से हम A आ रहे हैं, दूरी तो हमारे पास उतनी है, यानी कि परिमाण जो है वो सेम होगा, लेकिन दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, ठीक ना। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे कि इस दूरी को हम किस तरह से निरूपित करेंगे। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम में हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। O से A बिंदु पर R1 स्थिति सदिश पर Q1 है, R2 स्थिति सदिश पर Q2 है। दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे F12 और F21। ओके, अब देखो, इन दोनों का मान हम निकालते हैं, वो मान हमारे पास क्या आएगा? तो देखो, एक पॉइंट लिख देते हैं, माना XY
निर्देशांक में आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु O से क्रमशः R1 व R2 स्थिति सदिश पर स्थित हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब देखो, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया कूलाम बल। तो यहाँ से कूलाम बल का मान हम निकाल लें। कूलाम बल जो आएगा वो क्या जाएगा, तो कूलाम नियम से हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो F Q1 पर लग रहा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F12। तो F12 का मतलब 1 पर लग रहा है 2 की वजह से। सूत्र हमारा क्या कहता है कि पहला आवेश का परिमाण Q1, दूसरा आवेश का परिमाण Q2 और दोनों के बीच की दूरी। अब देखो, दोनों के बीच की दूरी, अब इसको 1-2 ले या 2-1 ले तो परिमाण के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं R12 का स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास आ गया परिमाण का रूप। अब इसको सदिश रूप में हमें लिखना है, तो सदिश रूप में लिखने के लिए ये हमने लगा दिया इस पे सदिश। सदिश आ गया तो इसका मतलब इसकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए। तो दिशा के लिए देखो, बल की जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ पर है, 2 से 1 की ओर। बल की जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ है, 2 से 1 की ओर। तो इसको हम लिखेंगे R12 सदिश। तो ये देखो, हमने कई बार पढ़ा है, जहाँ भी ये केप लग रहा है, ये केप किसको बताता है, एकांक सदिश को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F12, सॉरी F12 तो हमें पता चल गया। R12 कैप क्या है, जहाँ R12 कैप एकांक सदिश, और वो एकांक सदिश हमें क्या बता रहा है, बल F12 की दिशा Q2 से Q1 की ओर। ठीक है, तो ये एक नॉलेज के लिए तो मैं बता देता हूँ। तो R12 का मतलब इस बल की जो दिशा वो आवेश Q2 से किधर है, Q1 की ओर। ओके, अब देखो इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, F21 का मान निकालें। इसी तरह आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण कूलाम बल। तो इसके कारण कूलाम बल का मान क्या आ जाएगा, F21। तो F21 को सेम सदिश रूप में लिख रहा हूं मैं कि Q1 Q2 अपॉन दूरी का परिमाण, यानी कि ये दूरी सेम है तो इसको मैं लिख देता हूँ R12 का स्क्वायर। अब देखो सदिश की दिशा, तो बल है वो किधर से किधर है, Q1 से Q2 की ओर। तो इसको मैं क्या लिख दूं, R21 एकांक सदिश। तो देखो इसको राइट से लेफ्ट समझ ले, बल की दिशा है वो 1 से 2 की ओर, बल की दिशा वो 2 से 1 की ओर। ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे देखो ये एकांक सदिश है और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं R21 जो है वो क्या है, क्या दर्शा रहा है, बल की दिशा Q1 से Q2 की ओर, यानी कि बल की दिशा वो किधर से किधर है, Q1 से Q2 की ओर। सिंपल। तो ये बल का सदिश रूप, ये बल का सदिश रूप। अब ध्यान से देखो, R12 का मतलब बल की दिशा Q2 से Q1, R21 की मतलब Q1 की बल की दिशा Q1 से Q2, दोनों की दिशा है वो विपरीत है, परिमाण जो है वो समान है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप।
तो ये समीकरण हमें क्या बता रहा है, दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर R12 रखूं तो इस साथ में माइनस रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो समीकरण 2 से क्या जाएगा, F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन, अब देखो ये परिमाण है तो परिमाण है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें R12 स्क्वायर और इसको लिख दिया मैंने माइनस R12 सदिश, ठीक है। इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, ठीक है। माइनस को मैंने साइड में रख लिया। अब देखो ध्यान से समीकरण 1 और इस समीकरण को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ओके। तो बताओ ये समीकरण क्या बता रहा है, आवेश 2 पर 1 की वजह से जो बल लग रहा है उतना ही बल 1 पर 2 की वजह से लग रहा है, लेकिन दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, ओके। तो एक दूसरे के विपरीत है तो ये हमें न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं और अतः कूलाम नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पालना करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो यहाँ पे देखो ये पढ़ा था हमने न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाएगी उतना ही बल पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगेगा। तो इसका और दोनों की दिशा जो है वो विपरीत होगी। तो जैसे एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कूलाम नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है, तो डायरेक्टली आपको ये बताना है, ठीक है। और इसी से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल में भी पॉइंट आता है तो हम एक आवेश दूसरे पे जो बल लगाएगा उतना ही बल पहला आवेश दूसरे पे लगाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी सदिश रूप को हम एक तरीके से और भी दर्शा सकते हैं और वो तरीका देखें। देखो एकांक सदिश का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो 11वीं क्लास में हमने सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। एकांक सदिश जो है वो केवल क्या बताता है, दिशा बताता है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, एकांक सदिश, तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सदिश, तो सदिश का मतलब सदिश का परिमाण और उसकी दिशा। तो आर सदिश को मैं लिखता हूँ आर डॉट आर कैप, ये तो इसका परिमाण, ये इसकी दिशा, तो ये एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश को हम क्या लिखते हैं, आर कैप इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना, एक ही बात। तो समीकरण 1 से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर, ठीक है ना। और R12 सदिश को इस रूप में लिखें तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखो R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का परिमाण। तो ये परिमाण है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक परिमाण के रूप में, यानी कि इसको इस तरह से लिख दें। तो ये स्क्वायर हुआ और ये हमारे पास 1 हुआ, तो पावर जो बचेगी वो कितनी बचेगी हमारे पास, F12 KQ1 Q2 अपॉन, ये हमारे पास घात 3 हो जाएगी और ये हमारे पास आ गया R12 सदिश, ठीक है। एक फॉर्म तो हमारे पास ये आ गई। इसी को देखो हम लिख सकते हैं R12 सदिश को R2 माइनस R1, यानी कि दोनों का माइनस, तो इसी को हम लिख दें KQ1 Q2
अपॉन R12 क्यूब। अब देखो इसको हम त्रिभुज नियम से अगर देखें तो क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ओ, ये ए Q1 R1 सदिश, ये Q2 ये R2 सदिश, और दोनों पर अगर ये R12 है या R21 ले सदिश रूप में, R21 का मतलब 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2 की ओर, ठीक है। तो सदिश रूप में लिखें तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 सदिश प्लस R21 सदिश इक्वल टू R2। तो R21 सदिश क्या आ जाएगा भाई, R2 माइनस R1, ये बेसिक हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R12 का मतलब R2, R12 मतलब 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का योग इसके बराबर। तो R1 में से R2 माइनस कर दें, तो R1 में से R2 माइनस कर दें, तो ये हमें सदिश रूप का ये रूप मिल जाएगा। तो ये देखो ये फॉर्मूला जो है ये हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी निर्देशांक वाले क्वेश्चंस में काम में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक रूप हमारे पास ही आ जाएगा। इसी तरह F21 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो F21 को क्या लिखें, देखो F21 को हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 की घात 3 और R21 सदिश, और R21 सदिश हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R2 माइनस R1, ये हमें मिल जाएगा ये रूप, ठीक है। तो इस नियम की सहायता से हम बल की दिशा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी भी एक आवेश द्वारा दूसरे पर कितना बल लग रहा है वो बल का परिमाण और परिमाण के साथ उसकी दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास केवल 2 आवेश हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 आवेश अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा आवेश हैं तो उस स्थिति में किसी भी एक आवेश पे कुल बल का मान कितना होगा, वो बल का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, और उस अध्यारोपण के सिद्धांत से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखो निकाय में बहु आवेशों, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहु आवेशों के लिए कूलाम बल, या किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो उस निकाय में कूलाम बल क्या होगा। तो देखो यहाँ से एक सिद्धांत हम पढ़ते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है वो हमें आगे भी मिलेगा, चुंबकत्व वाले चैप्टर में मिलेगा, विद्युत क्षेत्र में मिलेगा। तो अध्यारोपण सिद्धांत हमें एक कुल मान देता है। कुल मान देने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान ले कि हमारे पास एक निकाय में 5 आवेश हैं और 5 आवेश पर अगर किसी भी एक आवेश पर मुझे कुल बल निकालना है तो कुल बल का मान हम किससे निकाल सकते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अध्यारोपण सिद्धांत का स्टेटमेंट कहता है इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में स्थित किसी आवेश पर कुल बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है।
देखो क्या कर रहा है इसका स्टेटमेंट, किसी निकाय में स्थित किसी आवेश पर, कोई भी एक आवेश हम ले रहे हैं, पर कुल बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो इसी को गणितीय रूप में हम किस तरह से लें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक निकाय है इस तरह से, ठीक है। सेम वही कंडीशन, यहां से मान लिया मैं, मान लेता हूं कि एक आवेश है मेरे पास और वो आवेश है Q1, ठीक है, या Q नोट ले लें, 0 से स्टार्ट कर लें। स्थिति सदिश इसका कितना है R नोट, और Q नोट आवेश R नोट इस सदिश पर है ही। इसी के साथ एक आवेश मैं लेता हूँ Q1 किस R1 स्थिति सदिश पर। इसी तरह मैं एक आवेश लेता हूँ R2 स्थिति सदिश पर Q2। इसी तरह एक आवेश ले लिया मैंने Q3। अब देखो स्थिति सदिश है वो मान लिया R3। इस तरह से ये आवेश हमारे पास आ गए। अब देखो इस किसी भी एक आवेश को हम उठा लेते हैं और इस आवेश की बात करें, जैसे Q नोट आवेश मैंने लिया तो Q1 इस पे बल लगाएगा, Q2 भी इस पे बल लगाएगा, Q3 भी इस पे बल लगाएगा, और अगर और भी आवेश होंगे तो वो भी इस पे बल लगाएंगे। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी आवेश पर, तो वो किसी भी आवेश कौन सा हमारे पास Q नोट पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो अन्य आवेश हमारे पास ये है, तो इन सभी के द्वारा जो बल लगेगा उस बल को हम जोड़ दें तो हमें इस पर लगने वाला कुल बल का मान मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर Q1 इस पे बल लगाएगा, तो मान लेता हूँ मैं इसको हम क्या लिखेंगे, नोट 0 पर लग रहा है 1 की वजह से, समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण हो गया। ये भी इस पे बल लगाएगा तो इस बल की दिशा मान ली मैंने ये F नोट 2। Q3 भी इस पे बल लगाएगा तो ये बल ले लिया मैंने QF नोट। ठीक है। इसी तरह मान लिया जाए कि मेरे पास इस तरह से एक QN आवेश है, कितनी दूरी पर है, RN स्थिति सदिश पर, तो ये भी इस पे बल लगाएगा तो ये बल मान लिया मैंने F नोट N। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा। Q नोट आवेश हमने यहाँ पे लिया और Q नोट आवेश पर ये सभी अन्य आवेश बल लगाएंगे, तो इन सभी बलों को अगर हम जोड़ दें तो कुल सभी बलों का योग इस पर लगने वाले कुल बल के योग के बराबर होगा। तो सिंपल देखो कूलाम का नियम हम काम में लेंगे, और कूलाम का सदिश रूप हमने पढ़ा था अभी हमने, F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी निकाल दें तो इसको हम लिख दे सकते हैं R नोट 1, इसी तरह R इसको R नोट 2, इसी तरह इसको R नोट 3 और R नोट N। ठीक है। तो देखो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, Q नोट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल F नोट 1 कितना आ जाएगा, Q नोट Q1 अपॉन R नोट 1 स्क्वायर, और स्थित सदिश ले रहे हैं तो R नोट 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह F नोट 2 क्या आएगा भाई, F नोट 2 का मतलब 0 पर 2 की वजह से, तो क्या आ जाएगा Q नोट Q2 अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर और R नोट 2 कैप। और इसी तरह nवे आवेश की वजह से या Qn आवेश के कारण, तो Qn आवेश के कारण कुल बल क्या आ जाएगा मेरे पास, F नोट N, यह आ जाएगा Q नोट Qn R नोट N स्क्वायर और R नोट N के। तो अब देखो इसका अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि कुल बल सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो Q नोट आवेश पे कुल बल क्या जाएगा, Q नोट आवेश पर कुल बल, तो अध्यारोपण सिद्धांत यहाँ पे लगा दें, तो अध्यारोपण सिद्धांत से F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, F नोट 1 F नोट 2 और कहाँ तक जा सकते हैं हम, F नोट N तक। ठीक है। और इसी को अगर हम लिखें
तो क्या जाएगा हमारे पास, हाँ भाई, तो इस एफ नोट वन का मान रखते हैं। अब देखो तीनों में हम शॉर्ट में लिख दें, तीनों में हम अगर कॉमन लें तो कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू नोट कॉमन आ रहा है, तो इसको तो मैंने बाहर रख लिया, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, Q1 अपॉन आर नोट वन स्क्वायर आर नोट वन कैप। इसी तरह एन तक जाएं तो क्या जाएगा, Qn आर नोट एन स्क्वायर आर नोट एन। तो ये मेरे पास आ जाएगा Q नोट आवेश पे लगने वाला कुल बल, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम एक समेशन फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा फॉर्म में, जो काफ़ी जगह हम काम में लेंगे। तो देखो इसको हम समेशन या सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, के क्यू नॉट सिग्मा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर नोट आई स्क्वायर आर नोट आई सदिश या कैप। देखो ये एक शॉर्ट फॉर्म है इस पूरी सीरीज की। इस पूरी सीरीज की शॉर्ट फॉर्म देखो क्या कहेगी, के क्यू नॉट अपनी जगह फिक्स है, आई का मान है वो 1 से कहाँ तक है, n तक है, और इसको मैंने इस रूप में लिखा। तो देखो आई का मान 1 से स्टार्ट करते हैं, आई की जगह मैंने 1 रखा Q1, आई की जगह 1 रखा आर नोट वन स्क्वायर आर नोट वन केप। तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी Q1 आर नोट वन स्क्वायर आर नोट वन केप, फिर सिग्मा का मतलब यहाँ पे हमारे पास प्लस, इस तरह से आई का मान 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक रखेंगे हम, n तक। तो n तक रखेंगे तो आई का मान n रखेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करके हम किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे देखो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे आपको एक वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग पर के कोने पे आवेश रखे हुए हैं, तो अब आपको ये पूछ सकता है कि जैसे मान लेता हूँ ए बी सी और डी, तो ए पर रखे आवेश पर इन तीनों के कारण कुल बल क्या होगा, या सी पर रखे आवेश के कारण इन तीनों के कारण बल क्या होगा, या फिर इसके केंद्र पर रखे आवेश पर इन चारों के कारण लगने वाला बल कितना होगा। तो किसी भी आकार में दे सकता है, वो आयत के आकार में दे सकता है, त्रिभुज के आकार में दे सकता है, या निर्देशांक के रूप में भी देख सकता है। तो अलग अलग स्थितियों में हमारे इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं और उसको हम अध्यारोपण सिद्धांत से सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित होंगे। ओके, तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। ओके, थैंक यू।